चलो तो आज के लेक्चर में कंटिन्यू करना हमें टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, अब देखो एक दो बातें आपको कल मैंने बताई थी, जैसे कि ये देखो, एक तो आपको बताया था मैंने याद है, इसको बोलते हैं अपन क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है ना। तो देखो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, एक और होता है ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन, ये भी बताया हुआ है पहले मैंने, है ना। ठीक है, अब देखो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपका, म्यूट करो जो भी है, विश्वा मिटा लिया, विश्व मिटा लिया, म्यूट करो बेटा। चलो देखो क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होता है आपका, मिनिमम कंसंट्रेशन। ठीक है, ऑप्टिमम याद होगा, आपको बताया होगा मैंने, ऑप्टिमम वह कंसंट्रेशन होता है या वह पीएच होता है, वह टेम्परेचर होता है जहां पे कोई चीज सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है, यही होता है ना ऑप्टिमम। जल्दी ऑप्टिमम ऑप्टिमम पीएच आपको बताया था मैंने, ऑप्टिमम टेम्परेचर आपको बताया था, इसी तरह ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन भी होगा। तो मान लो एक प्लांट को चाहिए, है ना, मिनिमम चाहिए, मान लेते हैं 2 माइक्रोग्राम किसी एलिमेंट का, मान लेते हैं फॉस्फोरस का चाहिए, मिनिमम कितना चाहिए 2। तो ये मिनिमम इसका क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा ना, बोलो। मिनिमम 2 ग्राम चाहिए, 2 माइक्रोग्राम चाहिए, तो ये मिनिमम जो कॉन्सेंट्रेशन उसी को क्या बोलते हैं अपन, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो मान लेते हैं यह सबसे बेहतरीन काम करेगा 3 माइक्रोग्राम पे, तो 3 माइक्रोग्राम इसके लिए क्या हो गया, जल्दी बताओ, ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ऑप्टिमम हो गया 3 माइक्रोग्राम। अब याद करो, मेनली जो आपको समझाने जा रहा हूं मैं, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी हम किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, तो टॉक्सिसिटी है अपन किसका देखते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट का। अब एक बात देखो आप, ये टर्म्स क्या है आपका, माइक्रो न्यूट्रिएंट, है ना, मतलब ये ऑलरेडी बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए होता है, इसलिए तो इसका नाम माइक्रो न्यूट्रिएंट है कि नहीं, बोलो। ये ऑलरेडी ऑलरेडी ये बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए होता है, इसलिए इसका नाम है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मतलब इसके कॉन्सेंट्रेशन में हल्का भी डिक्रीज करोगे तो भी प्लांट को अफेक्ट होगा बहुत ज्यादा, और हल्का बढ़ाओगे तो भी प्रॉब्लम होगी, होगा कि नहीं। माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब होता है जो बहुत कम अमाउंट में चाहिए, और जो बहुत कम अमाउंट में चाहिए उसका अमाउंट हल्का भी कम होगा या हल्का भी बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, होगा ना। हाँ, हाँ तो देखो आप टॉक्सिसिटी कब बोलेंगे, अब देखो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन से कम अगर हमने दिया, मान लो इसको दे दिया 1 माइक्रोग्राम, तो यह हो गया क्या आपका, डेफिशिएंट। क्या हो गया, देखो ना, 2 से कम देंगे तो डेफिशिएंसी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो। और अगर 2 से 3 है आपका तो ऑप्टिमम हो गया, 3 से हल्का भी ज्यादा किया आपने तो यह इसके लिए क्या हो गया, टॉक्सिक। आई बात समझ, मतलब क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम दोगे, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम दोगे तो क्या हो जाएगा, एफिशिएंट, और ऑप्टिमम से हल्का भी ज्यादा कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, टॉक्सिक। क्लियर, क्लियर है, क्लियर है। देखो ना सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जैसे देखो मान लो आपको 2 रोटी खाने की आदत है और आपको 5-6 दे दिया जाए तो आपके लिए टॉक्सिक होगा कि नहीं होगा वो, बताओ, है ना। कोई बंदा 2 ही रोटी खा सकता है, उसको डेली अपना 5 रोटी खिलाना शुरू करेंगे तो वह खाना उसके लिए हेल्दी नहीं होगा, उसके लिए टॉक्सिक हो जाएगा, होगा ना। एग्जैक्टली सेम है यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट में। याद रखो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए होता है, इसलिए उसमें हल्का भी अगर उसको हम घटाएंगे, मान लो तो ये 2 माइक्रोग्राम, उससे हल्का भी नीचे करोगे तो डेफिशिएंट हो जाएगा, हल्का भी ऊपर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा वो, टॉक्सिक। क्लियर है, बोलो। हाँ, आप क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से नीचे किया आपने तो वह हो गया डेफिशिएंट,
ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन से जस्ट हल्का भी ऊपर किया तो क्या हो गया आपका टॉक्सिक। ठीक है, अब देखो आगे, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, द रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज ऑलवेज इन लो अमाउंट। पक्की बात है कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो हमेशा लो अमाउंट में चाहिए होता है, इसलिए नाम है इसका माइक्रोन्यूट्रिएंट। देयर इज नैरो रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एट विच द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर ऑप्टिमम, है ना। इसका जो रेंज होगा बहुत कम होगा। अब रेंज का मतलब क्या होता है देखो, जैसे कि थोड़ा सा ऐसे ही एक जनरल एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो मैंने बोला कि विश्वास का थप्पड़ खाने का कैपेसिटी है कि 2 से 10 थप्पड़ खा सकता है तो भी आराम से रह लेगा, ठीक है। किसी और का है मान लो 2 से 3, ऐसा होता है ना कि किसी को बहुत पीटो फिर भी बर्दाश्त कर लेगा, किसी को 1-2 थप्पड़ में ही हालत खराब हो जाती है। तो मान लेते हैं विश्वास की कैपेसिटी कितनी है, 2 से 10 थप्पड़। तो ये रेंज ब्रॉड है कि नैरो है, ये बताओ। ब्रॉड रेंज है ना, ब्रॉड है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 तक झेल सकता है तो, है ना। अब मान लेते हैं कि तानिया का कैपेसिटी 2 से 3 है, तो इसका रेंज क्या है, नैरो है कि ब्रॉड है, बहुत नैरो है। तो 2 से क्या आपका 3, मतलब बहुत नैरो है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए होता है, तो इसका जो ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन का रेंज होगा ना बहुत कम होगा। मान लेते हैं कि इसका ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन है 3 माइक्रोग्राम, मतलब ये 3 माइक्रोग्राम पे सबसे बेहतरीन काम करता है। 3 से 3.001 दोगे, बहुत कम पढ़ाया कि नहीं हमने, जल्दी बताओ। 3.001 है तो ये हो सकता है बर्दाश्त कर ले, लेकिन जैसे ही 3.01 भी करोगे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मतलब यह ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन के आसपास ही काम करेगा। उससे हल्का भी बढ़ाया तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वो जल्दी बताओ, टॉक्सिक। क्लियर है? हाँ, तो अगला लाइन वही लिखा है आपका, देखो, मॉडरेट डिक्रीज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर आपने मॉडरेट मतलब कि हल्का भी उसको घटाया तो उसके लिए डेफिशिएंसी हो जाएगा, और मॉडरेट इंक्रीज इसके लिए क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, टॉक्सिसिटी। क्लियर है? यहाँ पे डाउट हो पूछना, ठीक है। मॉडरेट डिक्रीज हमने किया तो डेफिशिएंसी, और अगर इंक्रीज कर दिया तो क्या हो गया उसके लिए, जल्दी बताओ, टॉक्सिसिटी। इसमें समझने लायक तो कुछ है ही नहीं सर। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से नीचे जाएगा तो डेफिशिएंसी हो जाएगा, ऑप्टिमम से हल्का भी ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगा। हाँ, any mineral ion concentration in tissues that reduces the dry weight of tissues by 10% is considered toxic। अब हमने इसको डिफाइन भी कर लिया कि कैसे पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर मिनरल्स इस प्लांट के लिए क्या हो गया, टॉक्सिक हो गया। कोई भी एलिमेंट या कोई भी मिनरल्स अगर उस प्लांट का ड्राई वेट 10% से ज़्यादा कम कर दे रहा है, मतलब वह एलिमेंट उसके लिए क्या हो गया, जल्दी बताओ, टॉक्सिक। मान लो एक प्लांट का वेट था, ड्राई वेट 100 ग्राम, कितना था, 100 ग्राम्स, है ना। एक एलिमेंट के कारण उसका वेट 1 घंटे बाद, 2 दिन बाद घट के हो गया 90 ग्राम्स, तो कितना परसेंट कम हो गया, 10%। वही बोल रहा हूँ, कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट अगर प्लांट के ड्राई वेट को 10% से ज्यादा कम कर दे रहा है, मतलब वह मिनरल आयन उसके लिए क्या है, क्या है, टॉक्सिक। टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन इज वेरिएबल फॉर द सेम माइक्रोन्यूट्रिएंट इन डिफरेंट प्लांट। ध्यान रखना, सेम माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए जो टॉक्सिसिटी होगा अलग अलग प्लांट में अलग अलग होगा। पक्की बात है, तो अपने ह्यूमन में भी देखो ना, वो रिलेट करो चीज़ों को। किसी को रोटी पसंद है, 2 रोटी, कोई 5 रोटी खा सकता है, कोई 7 रोटी खा सकता है ना। तो उससे क्या हो रहा है देखो, तो जो 2 रोटी खा सकता है उसको अगर 3 ही देंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, क्या हो जाएगा, टॉक्सिक। तो 5 खा सकता है उसके लिए 7 देंगे तब टॉक्सिक होगा, जो 8 खा सकता है उसके लिए 10 देंगे तब टॉक्सिक होगा। मतलब सेम रोटी है, देखो आप, रोटी तो एक ही है ना, मतलब वही बात है, सेम माइक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन वह अलग अलग प्लांट के लिए, जैसे यहाँ पे अलग अलग इंसान के लिए, या 2 था तो 3 पे ही टॉक्सिक हो गया, ये 5 है तो 7 पे टॉक्सिक हुआ, 8 है तो 10 पे टॉक्सिक हुआ। तो सेम रोटी अलग अलग ह्यूमन के लिए अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे टॉक्सिक हो रहा है कि नहीं हो रहा, जल्दी बताओ। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे है कि सेम माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मान लो नाइट्रोजन है, तो मान लेते हैं नाइट्रोजन जो दाल वाले प्लांट है लेग्यूमिनस, उसमें ज़्यादा चाहिए होता है। तो लेग्यूमिनस प्लांट के लिए नाइट्रोजन टॉक्सिक कब होगा, जब उसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो बहुत ज़्यादा हो गया। दूसरा प्लांट जो एकदम कम नाइट्रोजन चाहिए उसके लिए कम अमाउंट में ही टॉक्सिक हो जाएगा। यही बोल रहा है कि सेम माइक्रोन्यूट्रिएंट, है ना, अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का टॉक्सिसिटी शो करेगा। मान लेते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के लिए 5 माइक्रोग्राम चाहिए तब वो टॉक्सिक होगा। हो सकता है दूसरे प्लांट
2 ग्राम पे ही टॉक्सिसिटी शो कर दे, कोई अगला प्लांट 1 ग्राम पे ही टॉक्सिसिटी शो कर दे, क्योंकि हर प्लांट अलग अलग तरीके से हर एलिमेंट को यूटिलाइज करता है। किसी को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, किसी को पोटेशियम ज़्यादा चाहिए, किसी को सल्फर ज़्यादा चाहिए, है कि नहीं? जल्दी बताओ, बात समझ में आई? हाँ। अगला लाइन भी देखो, toxic concentration is variable for the same micro in different plants and also variable for different micronutrients in same plant। ये भी बात सही है। मान लो एक प्लांट है, इसमें कैल्शियम, सल्फर, पोटेशियम, है ना, आयरन सब है, तो सेम प्लांट क्या करेगा, ऑल्सो वेरिएबल फॉर डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन सेम प्लांट। हो सकता है कैल्शियम के लिए 2 माइक्रोग्राम पे ही टॉक्सिक हो जाए, सल्फर के लिए हो सकता है 3 माइक्रोग्राम पे हो, पोटेशियम के लिए हो सकता है 5 माइक्रोग्राम पे हो, आयरन के लिए हो सकता है 0.5 माइक्रोग्राम पे ही। मतलब हर प्लांट का आपके बॉडी में ही देखो ना, आप रोटी भी खाते हो, दाल भी खाते हो, है ना, और उसके साथ आपको दूसरी चीज़ भी चाहिए, सैलड चाहिए, तो मान लो रोटी, दाल, सैलड सब का कॉन्सेंट्रेशन आपके बॉडी में हो सकता है, रोटी आपको ज़्यादा पसंद है तो उसका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन पर टॉक्सिसिटी होगा, दाल कम पसंद है तो दाल के लिए कम पे हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि एक ही एलिमेंट के लिए क्या होगा, आपका अलग अलग प्लांट में डिफरेंट आपका टॉक्सिसिटी होगा, या एक ही प्लांट में अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन होगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ। हाँ, कॉमन सी बात है ये तो। चलो आगे देखो, अभी आगे जो लाइन दिखा हुआ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल देके समझा रहा है आपको, देखो। मैग्नीज टॉक्सिसिटी followed by appearance of brown spots surrounded by fluorotic veins। तब मैग्नीज का टॉक्सिसिटी होता है ना, मतलब मैग्नीज क्या होगा आपका, ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा होगा तो टॉक्सिक हो गया। उसका टॉक्सिसिटी के कारण क्या होता है, लीफ में, पूरे लीफ में आपका ब्राउन स्पॉट आ जाता है। कैसा स्पॉट आ जाता है जल्दी बताओ, ब्राउन स्पॉट। और दूसरे बात, लीफ में आपने पढ़ा था ना वेन्स होते हैं, है ना, ये सारा वेन्स कैसा हो जाता है जल्दी बताओ, फ्लोरोटिक। फ्लोरोटिक मतलब सारे वेन का क्लोरोफिल लॉस हो जाता है, इसके लिए वेन्स किस कलर के नजर आने लगते हैं, सारे येलो कलर के। आई बात समझ, क्लोरोटिक वेन्स मतलब वेन में से आपका क्या हट गया, आपका क्लोरोफिल, ठीक है, और पूरे लीफ पे ब्राउन स्पॉट आ जाता है। अब देखो इसमें क्या समझाना चाहता है, एक का टॉक्सिसिटी, किसी भी एक एलिमेंट का टॉक्सिसिटी हो सकता है कि दूसरे एलिमेंट का क्या क्रिएट कर दे, जल्दी बताओ, डेफिशिएंसी। कर सकता है कि नहीं, देखो ना कैसे कर सकता है। मान लो आपको रोटी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, है ना, सैलड भी चाहिए, इसे समझ जाओगे खाने के लिए। अब आपको क्या किया गया कि बस रोटी रोटी खिला दिया गया, तो रोटी की टॉक्सिसिटी हो गई तुम्हारे बॉडी में, जल्दी बताओ। और आपको चाहिए था दाल भी और सैलड भी, तो दाल सैलड तो मिला नहीं, आपको क्या खिला दिया गया, बस रोटी, है ना। तो रोटी तो ज्यादा हो गया आपके बॉडी के अंदर, लेकिन दाल और सैलड का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया आपके बॉडी में, कम हो गया। हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं। तो बस ये देखो, तो रोटी का टॉक्सिसिटी हुआ और दाल और सैलड के लिए क्या हो गया, डेफिशिएंसी हो गया ना, हुआ कि नहीं। तो एग्जैक्टली सेम है कि किसी एक का टॉक्सिसिटी दूसरे एलिमेंट के लिए क्या क्रिएट कर सकता है, डेफिशिएंसी। क्योंकि अगर वो अकेले ज्यादा नहीं जाता तो उसके जगह पे दूसरे भी जाते, लेकिन वही ज्यादा एब्जॉर्ब हो जा रहा है सॉइल में, तो दूसरे के लिए जगह नहीं मिल रहा है, वो जा नहीं पा रहा है, तो किसी एक का टॉक्सिसिटी दूसरे के लिए क्या करेगा, क्या क्रिएट कर देगा, डेफिशिएंसी। अब देखो आप यहाँ पे एग्जांपल बहुत अच्छे से करके दिखाया हुआ है पूरे में कि कैसे मैग्नीज का टॉक्सिसिटी 3 3 का डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहा है, कितने एलिमेंट का, 3 3 का। देखो कैसे, पहला, मैग्नीज competes with iron and magnesium for uptake। फाइल के अंदर तीनों है, मैग्नीशियम भी है, मैग्नीज भी है, और आपका आयरन भी है, ठीक है। अब इसमें कंपटीशन चलता है कि कौन ऊपर अपटेक होके जाएगा, है ना। तो मैग्नीज क्या करता है, इन दोनों को एक्टिवेट के साथ compete करने लगता है। तो पहले मान लो 2 ग्राम मैग्नीशियम भी जा रहा था, 2 ग्राम आयरन भी जा रहा था, और 2 ग्राम मैग्नीज भी जा रहा था। अब क्या होगा, मैग्नीज 3 ग्राम 4 ग्राम जाने लगा, जिसके कारण मैग्नीशियम और आयरन का अपटेक क्या हो गया, क्या हो गया, कम हो गया, है ना। तो दूसरी बात तो यहाँ देखो कि मैग्नीज ज्यादा अपटेक होने लग गया और आयरन और मैग्नीशियम जितना पहले होता था उससे कम होने लग गया, तो पक्की बात है मैग्नीज की टॉक्सिसिटी होगी एंड आयरन और मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, एनसी। दूसरा क्या करता है देखो, इट ऑल्सो कम्पीट्स विथ मैग्नीशियम और बाइंडिंग विथ एंजाइम। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, पढ़ा है ना।
है ना। अगर यह नहीं होता, मैग्नीज नहीं होता, तो एंजाइम किसके साथ बांड करता था? सीधा सीधा मैग्नीशियम के। लेकिन अब मैग्नीज के आने के कारण यह उस एंजाइम के साथ compete करता है। तो हो सकता है पहले 5 मैग्नीशियम बाइंड करता था, अब 2 ही मैग्नीशियम बाइंड कर पा रहा है, क्योंकि 3 जगह पे कौन जाके बाइंड कर गया? कौन? मैग्नीज। मैग्नीज, है ना। तो फिर यहां भी उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होने लग गया। तीसरा देखो, मैग्नीज इनहिबिट्स कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन टूट अपेक्स। ये क्या करता है? टूट के टिप पे कैल्शियम को जाना जरूरी है, ये कैल्शियम के ट्रांसपोर्ट को भी इनहिबिट कर देता है। कौन? मैग्नीज। तो देखो तो, एक मैग्नीज आयरन की डिफिशियंसी क्रिएट कर दिया, मैग्नीशियम का भी डेफिशिएंसी क्रिएट कर दिया, और तीसरा किसका कर दिया? कैल्शियम। कर दिया कि नहीं? है ना। तो कंक्लूजन क्या निकला? एक्सेस ऑफ मैग्नीज मे इनफैक्ट इंड्यूसेस डेफिशिएंसीज ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। एक का एक्सेस होना मतलब उसकी टॉक्सिसिटी हुई, और बाकी तीन तीन का क्या कर दिया इसने? डेफिशिएंसी, है ना। 10 आप ये बोल सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। व्हाट अपीयर्स एज सिम्टम्स ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी मे एक्चुअली बी द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अब ऊपर में देखो एग्जांपल जो अब उस पे आते हैं, इसमें क्या बोला कि मैग्नीज टॉक्सिसिटी फॉलोड बाय अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक पेन। तो इसमें ये हम कंफर्म बोल सकते हैं क्या, ये मैग्नीज टॉक्सिसिटी के कारण हुआ है? ये भी तो हो सकता है कि मैग्नीज टॉक्सिसिटी के कारण तो हुआ, लेकिन उसके साथ साथ डेफिशिएंसी भी तो हो गया। किसका? आयरन का, मैग्नीशियम का और कैल्शियम का। तो अपन बोल सकते हैं कि मैग्नीज टॉक्सिसिटी के कारण आपका क्या हो गया? डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी यहाँ पे दिखने, है कि नहीं? चलिए बताओ। अब आ गए अपन अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट, जो पिछले चैप्टर में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, उसी को आपको ये बताया हुआ, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो, अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। प्लांट्स ऑब्टेन देयर कार्बन एंड मोस्ट ऑफ देयर ऑक्सीजन फ्रॉम CO2 इन द एटमोस्फियर। कल भी देखा था आपने, है ना, कि कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब कहाँ से मिलता है? आपका CO2 एंड, ठीक है। However, their remaining nutritional requirements are obtained from minerals and water from hydrogen in the कहाँ? soil। लेकिन बाकी जो बच जाता है वो सब मेनली कहाँ से आता है? मिनरल से और पानी, है ना, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? सॉइल के अंदर। अब आगे देखो, अपटेक ऑफ मिनरल लैंड्स कैसे अंदर से ऊपर जाता है आपका। ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट, टू फैक्टर्स अकाउंट फॉर दिस, है ना। अब सॉइल के अंदर सारे मिनरल्स है, तो सारे मिनरल्स, कुछ मिनरल्स का पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है सॉइल से ऊपर, लेकिन सारे मिनरल्स का पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। और इसके कारण दो कारण है इसका, है ना, कि क्यों सारे मिनरल्स पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं होता है रूट में। कहाँ से? सॉइल के अंदर से। पहला रीजन क्या है इसका? मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल एज चार्ज पार्टिकल्स विच कैनॉट मूव पैसिवली अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। मान लो कि जो न्यूट्रल है वो सारे मिनरल्स तो निकल गए, है ना, आराम से पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो गया, लेकिन जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है ना, बोला मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल एज चार्ज पार्टिकल्स विच कैनॉट मूव पैसिवली अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। और क्योंकि वहां पे चार्ज है वो, वह सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है, इसीलिए हमें कौन सा ट्रांसपोर्ट करना होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट या तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट करना होगा कि नहीं करना होगा? पहला ये रीजन होता है कि सारे के सारे मिनरल्स पैसिवली ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते। दूसरा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द सॉइल इज यूजुअली लोअर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द रूट। अब ये क्या बोल दिया कि भाई मिनरल्स के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है, मिनरल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉइल के अंदर, वह रूट से कम होता है। इसका कारण है, देखो क्या कारण है, यहां देखो आप, यह मान लो रूट है और ये सॉइल है। यहाँ पे सॉइल में मिनरल्स है। अब देखो, मिनरल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, वाटर के अंदर। पानी इसके अंदर घुस रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ। रूट के अंदर वाटर अंदर जा रहा है, और साथ में कौन अंदर जा रहा है? आपका मिनरल्स भी अंदर जा रहा है। तो सारे मिनरल्स को सॉइल से तो हमेशा एब्जॉर्ब करते रहता है कौन? आपका, जल्दी बताओ, रूट, है ना। तो ज्यादा मिनरल्स रूट में होना चाहिए कि सॉइल में होना चाहिए? रूट में, क्योंकि रूट में जैसे ही आता है उसको तुरंत कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? आपका कौन एब्जॉर्ब करता है? सॉइल, है ना। तो सॉइल के अंदर ऑलरेडी हाई कॉन्सेंट्रेशन है मिनरल का, सॉरी रूट के अंदर, सॉइल के अंदर कम है, फिर भी हमें
कंटिन्यूअस भेजना होता है ताकि वाटर के साथ वो फ्लो करते रहे। तो क्योंकि सॉइल में कम हो गया और रूट में आपका ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मिनरल का, तो कैसे ट्रांसपोर्ट करना होगा आपको? एक्टिव। एक्टिवली हम क्या करते हैं? एक्टिवली क्या करते हैं? सॉइल से मिनरल्स को भेजते रहते हैं कंटिन्यूअसली। किसके अंदर? किसके अंदर? रूट के अंदर। ठीक है। अगर इसका इंतजार, हाँ ऐसा भी हम सोच सकते हो ना कि सर रूट में तो जा रहा है, मतलब कि अब देखो इंतजार नहीं कर सकते, अपने भी कर सकते हैं ना कि सॉइल से वो चला जाएगा ऊपर तब भेजेंगे, नहीं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तुमको अगर ऐसा बोला जाए कि 2 दिन ऑक्सीजन मत लो, है ना, तो ऐसा होगा क्या? नहीं ना। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें होता क्या है, ये दो कारण है आपका, इस सारे मिनरल्स को हम पैसिवली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। पहला तो कि बहुत सारे मिनरल सॉइल में कैसे प्रेजेंट है? चार्ज पार्टिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, जिस जो सेल मेम्ब्रेन को अपने आप क्रॉस नहीं कर सकता है। इसलिए हमें मेम्ब्रेन प्रोटीन का यूज करना पड़ता है और एनर्जी का यूज करना पड़ता है, मतलब उसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। दूसरा कि मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन रूट में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉइल, वहां पे भी हमें कौन सा ट्रांसपोर्ट करना होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आगे देखो। हाँ, therefore most minerals must enter the root by active absorption into the cytoplasm of epidermal cells। लेकिन बता ही दिया, although some ions also move into the epidermal cells passively। बताया तो कि कुछ ऐसे भी आयन है, कुछ ऐसे भी मिनरल्स है जिसका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन मोस्टली जो आपका मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है रूट में कैसा होता है आपका? जल्दी बताओ, कैसा होता है? एक्टिव। ठीक है, अब देखो the active uptake of ions is partly responsible for the water potential gradient in roots and therefore for the uptake of water by osmosis। पक्की बात है, हम रूट में क्या भेज रहे हैं एक्टिवली भाई? ये मान लो रूट है, इसमें एक्टिवली क्या भेज रहे हैं? जल्दी बताओ। मिनरल्स। क्या भेज रहा है एक्टिवली इसमें? मिनरल्स। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया कि ज्यादा हो गया? ज्यादा हो गया। हो गया कि नहीं? अरे सॉल्यूट भेज रहे हैं, सॉल्यूट भेज रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? ज्यादा। मतलब वाटर पोटेंशियल क्या हो गया? कम, है ना। इसीलिए आपका सॉइल से आपका पानी अब निकल निकल के कहाँ जाता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू। आई बात समझ? जल्दी बताओ। इसको नहीं समझ में आया फिर से सुन लो। देखो कुछ है ही नहीं इसमें तो क्या नहीं समझ में आएगा? मैंने बोला ये रूट है यहाँ पे सॉइल में दो चीज है आपका, वाटर भी है और मिनरल्स भी है कि नहीं? अब देखो, मिनरल्स का हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर दिया रूट में। क्या कर दिया मिनरल्स का? जल्दी बताओ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जब रूट में मिनरल्स जाएगा, मिनरल्स क्या सॉल्यूट ही है ना, है ना, तो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा। सॉइल में वाटर पोटेंशियल बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया, है ना। पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो गया? सॉइल से कहाँ पे? क्लियर है? वही बोल रहा है, यही एक्टिव अपटेक ऑफ आयन इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल, थोड़ा बहुत ये भी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? आपका वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि सॉइल से पानी कहाँ पहुंच जाए। ठीक है, आगे देखो। स्टडीज ऑन मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स रिवील दैट द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कैन बी डिमार्केटेड इन टू मेन फेजेज। आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि पूरे जो प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन है उसको दो फेज में हम बांट सकते हैं। एक को बोलेंगे इनिशियल फेज, एक को बोलेंगे अपन मेटाबॉलिक फेज। ये अलग बात नहीं चल रहा, वही वाली बात चल रही है। कौन? आपका सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट। ठीक है, तो देखो इनिशियल फेज किसको बोलेंगे? This phase of uptake involve an initial rapid uptake of ions into the outer free space. This space comprises cell wall and intercellular spaces। कौन सा पाथवे हो गया ये? एपोप्लास्ट, है ना। इट इज अ पैसिव प्रोसेस। यह वाला प्रोसेस कैसा है आपका? पैसिव। एपोप्लास्ट पाथवे कैसा है आपका? पैसिव, क्योंकि वहां पे सीधे सीधे सेल मेम्ब्रेन और इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में आपका मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, तो वह हो गया आपका कैसा? पैसिव प्रोसेस। इट इज नॉन सेलेक्टिव एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड। ये जो भी आएगा क्योंकि सेल सरफेस से पास करना है ना, इंटरसेलुलर स्पेस से पास करना है ना, नॉन सेलेक्टिव है, सबको आगे भेज देगा। ठीक है, इनिशियल फेज हो गया, याद रखने का। इनिशियल फेज ये हो गया जो कैसा है? पैसिव प्रोसेस है, मतलब एपोप्लास्ट की बात हो रही है। दूसरा किसका बात होगा भाई? सिम्प्लास्ट। ठीक है, इन दिस फेज ऑफ अपटेक द आयंस आर टेकन इन स्लोली इनटू द इनर स्पेस, स्पेस इनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज सिम्प्लास्ट। इट इज बोथ पैसिव एंड एक्टिव। ये दोनों हो सकता है कि नहीं आपका? जल्दी बताओ। बोथ पैसिव एंड एक्टिव, है ना।
पैसिव मूवमेंट अकर्स थ्रू ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन आयन चैनल्स, एक्टिव मूवमेंट अकर्स थ्रू प्रोटीन पंप एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी इज रिक्वायर्ड, इट इज सेलेक्टिव प्रोसेस। यहाँ पे देखो क्या होगा, याद होगा आपको, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब यहाँ पे सीधी बात यह बोला है कि सिम्प्लास्ट में आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है और दूसरा क्या होता है आपका, जल्दी बताओ, एक्टिव ट्रांसफर। ठीक है, तो फैसिलिटेटेड जो होगा वो कैसा होगा आपका, पैसिव, और एक्टिव वाला कैसा होगा आपका, एक्टिव। ठीक है, तो बस ये बात याद रखना, ये सीधी बात जो अभी तुमने पढ़ा ना, टॉपिक लग रहा हो कि क्या पढ़ लिया हमने पढ़ा अपटेक पढ़ रहे हैं। अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट दो तरीके से होता है। पहला तो याद रखने का कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट मोस्टली कैसा होता है, पैसिव, पहला लाइन सॉरी एक्टिव, पहला ये याद रखना है। दूसरा दो तरीके से होता है, एक इनिशियल फेज, दूसरा मेटाबॉलिक। इनिशियल फेज को मतलब क्या बोला, किसको बोला हमने, एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट हमेशा पैसिव प्रोसेस होता है, नॉन सेलेक्टिव होता है। जो आपका मेटाबॉलिक फेज है, जिसको किसको बोला, सिम्प्लास्ट को, या पैसिव प्लस क्या होता है, एक्टिव। पैसिव मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करना पड़ता है, और एक्टिव मतलब आप जानते हो प्रोटीन पंप का यूज करेंगे, और यह कैसा प्रोसेस है आपका, सेलेक्टिव। ठीक है, अब देखो, द मूवमेंट ऑफ आयंस इज कॉल्ड फ्लक्स। जो ये पूरा मूवमेंट हो रहा है ना आयन का, ठीक है, उस पूरे मूवमेंट को क्या नाम देते हैं अपन, मूवमेंट ऑफ आयन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, फ्लक्स, है ना। द इनवर्ड मूवमेंट इनटू द सेल्स इज कॉल्ड इनफ्लक्स एंड द आउटवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड इफ्लक्स। जब आयन सेल के अंदर घुस रहा है तो उस मूवमेंट को क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, इनफ्लक्स। और जब सेल से बाहर निकल रहा है तो क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, इफ्लक्स। सेल के बाहर निकलेगा तो इफ्लक्स, और सेल के अंदर घुसेगा तो क्या बोलेंगे, इनफ्लक्स। क्लियर है, किसी को डाउट है, चलो अब आ गए अपन मेथड्स ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन। दो ही मेथड हो सकता है, या तो पैसिव होगा या तो क्या होगा आपका, एक्टिव होगा, है ना। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन मतलब इट अकर्स विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी बाय डिफ्यूजन बाय मास फ्लो, पढ़ा ना पिछले चैप्टर में, जल्दी बताओ, है ना, बाय डिफ्यूजन बाय मास फ्लो, है ना। बाय डिफ्यूजन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड मिनरल्स मे डिफ्यूज इनटू रूट सेल फ्रॉम द सॉइल सॉल्यूशन, है ना। डिफ्यूजन में ही होता है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जाता है मिनरल्स, लो कॉन्सेंट्रेशन में। दूसरा बाय मास फ्लो आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड मिनरल्स मूव अलोंग विथ बल्क फ्लो ऑफ वाटर अंडर द हाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, याद है ना, मास फ्लो। जब पानी एक साथ मूव करेगा तो उसके साथ ही किसको बहा के लेके जाएगा अपने साथ, जल्दी बताओ, मिनरल्स को। हाँ, ये दोनों आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन हो गया। अब एक्टिव, इन दिस मेथड आयंस मूव फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉइल सॉल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सेल सैप, है ना। यहाँ पे वही वाला कहानी, सॉइल के अंदर इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है और सेल के अंदर क्या है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, रूट सेल के अंदर। तो हमें कैसे भेजना होगा यहाँ पे, एक्टिवली। सच मूवमेंट इज अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, hence ATP is a driving force required. Specific proteins in the membranes of a root hair cells actively pump ions from the soil into the cytoplasm of the epidermal cells, epidermis of root। बता ही दिया ना, वही टाइप का एब्जॉर्प्शन हो सकता है मिनरल्स का। अभी पढ़ा तुमने कि कुछ मिनरल्स का पैसिव भी होता है ना, और कुछ का कैसा होगा, मोस्टली का कैसा होगा, एक्टिव होगा। एक्टिव में क्या होगा आपका, एनर्जी यूज करेंगे अपन, प्रोटीन पंप आ जाता है, और प्रोटीन पंप उसका क्या करवाता है, आपका ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, आगे देखो, लाइक ऑल सेल्स द एंडोडर्मल सेल्स हैव मेनी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एम्बेडेड इन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे लेट सम सॉल्यूट्स क्रॉस द मेम्ब्रेन बट नॉट अदर्स, मतलब ये सेलेक्टिव हो गया, है ना। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स आर कंट्रोल पॉइंट्स वेयर अ प्लांट एडजस्ट द क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूट्स दैट रीच द जाइलम। द रूट एंडोडर्मिस बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ सुबेरिन हैज द ability to actively transport ions in one direction only। जो हमने पढ़ा है ना भाई, वही बात है और कुछ नहीं है। जैसे ही आपका एक्टिव करना है तो क्या क्या बातें बोल दिया कि भाई जो एपिडर्मल सेल्स है उसमें प्रोटीन होगा, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसको बोलते हैं, वो अंदर भेजेगा। बोल रहा कि एंडोडर्मल सेल्स में भी क्या होता है, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, वो भी क्या करता है, अंदर भेजता है। और आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जैसे ही आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेलेक्टिव होता है कि नॉन सेलेक्टिव होता है, सेलेक्टिव होता है। तो वही बोल रहा है कि जो आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स कंट्रोल पॉइंट होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से सेल्स आपके कंट्रोल पॉइंट होते हैं, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स आर कंट्रोल पॉइंट्स वेयर अ प्लांट एडजस्ट द क्वांटिटी एंड टाइप्स। जो एंडोडर्मल सेल्स के होंगे ना ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, वही बताएगा कि किस सॉल्यूट को अंदर जाना है सेल के अंदर, मतलब जाइलम में पहुंचाना है ना में। तो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कौन आएगा आपका, जल्दी बताओ, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, है ना। तो यही बता रहा है कि जो एंडोडर्मल सेल्स है ना, वो कंट्रोल पॉइंट की तरह काम करता है, क्योंकि वहां पे दो काम है। एक तो आप जानते हो एंडोडर्मिस पे क्या होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन,
है ना। दूसरा वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है दोनों मिलके क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि किसको अंदर जाने देना है, किसको अंदर नहीं जाने देना है। जो जाने वाला है कितना क्वांटिटी में अंदर जाने देना है और कितना को बाहर ही रोक लेना है। मतलब ये लोग सेलेक्ट करेगा कि कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा, कितना में जाएगा कितना नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर है। The root endodermis, because of the layer of suberin, has the ability to actively transport ions in one direction only. और क्योंकि सुबेरिन का डिपोजिशन है ना, बता दिया था ना, एयर टाइट चैम्बर होता है, इम्परमिएबल होता है, तो जो अंदर चला गया वो बाहर उसके थ्रू नहीं निकल सकता, जो अंदर है वो बाहर नहीं आ सकता। मतलब हमेशा जो एंडोडर्मिस है आपका सिंगल डायरेक्शन, वन डायरेक्शन में ही क्या अलाउ करता है आपका ट्रांसपोर्ट। ठीक है। एक्टिव अपटेक ऑफ मिनरल्स डिपेंड्स अपॉन टी फॉस्फोराइलेशन। मतलब पक्की बात है, एक्टिव है ना, तो एक्टिव में क्या होगा, एटीपी टूटेगा और एटीपी टूट के क्या बनाएगा, एडीपी प्लस फॉस्फेट। इससे जो एनर्जी निकलेगा वही एनर्जी क्या करेगा आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्लियर है सबको। तो क्या क्या पढ़ा हमने भाई, हमने पढ़ा कि कैसे आपका, अभी तक हम पढ़ रहे थे कैसे अपटेक होता है मिनरल्स का। तो दो ही बात पढ़ा कि अपटेक और आपका होने का दो तरीका है, एक पैसिव हो सकता है दूसरा एक्टिव हो सकता है। पैसिव पैसिव कैसे हो सकता है, आपका एपोप्लास्ट से, और एक्टिव कौन सा है आपका, जल्दी बताओ, सिम्प्लास्ट। दूसरा देखो, एक्टिव पैसिव में दो काम हो सकता है, बाय डिफ्यूजन हो सकता है या बाय मास फ्लो हो सकता है। और एक्टिव में क्या कौन आएगा काम आपका, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। पहला एंडोडर्मिस एपिडर्मिस का ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन अंदर भेजेगा, फिर आपका एंडोडर्मिस तक पहुंचेगा। एंडोडर्मिस पे जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है वही एक्ट करता है एज अ कंट्रोल पॉइंट, है ना। मतलब वो डिसाइड करेगा कि किस मिनरल्स को अंदर भेजना है किसको नहीं भेजना है, अगर भेजना है तो कितने क्वांटिटी में भेजना है। और क्योंकि एंडोडर्मिस में आपका सुबेरिन भी होता है आपका, वो क्या करता है, यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करवाता है मिनरल आयन। क्लियर है। अब ट्रांसलोकेशन, अपटेक तो कर लिया आपने। अपटेक मतलब अब कहाँ पहुंचा दिया आपने, रूट के जाइलम तक। कहाँ तक पहुंचा दिया जल्दी बताओ, रूट के जाइलम। अब वहां से ऊपर जो पढ़ा था ना उसमें वाटर और मिनरल्स का, वही बात रिपीट है। अब हमें रूट के जाइलम से इसको ऊपर भेजना है, ट्रांसलोकेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आयंस हैव रीच्ड जाइलम थ्रू एक्टिव और पैसिव अपटेक और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। सही बात है, चलिए बताओ, सारे आयंस कहाँ तक पहुंच गए भाई, जाइलम तक। थ्रू कैसे पहुंचा आपका, एक्टिव और पैसिव। पैसिव बोला तो कौन आ गया आपका, एपोप्लास्ट, है ना। और एक्टिव और पैसिव बोला तो कौन हो गया आपका, जल्दी बताओ, सिम्प्लास्ट। यही बोला आपको, देखो, या तो एक्टिव के थ्रू पहुंचा या तो पैसिव के थ्रू पहुंचा या कॉम्बिनेशन ऑफ दी टू। कॉम्बिनेशन किस में आ गया आपका, सिम्प्लास्ट में। ठीक है, आगे देखो, तो याद रखने का ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका आयंस पहुंचता है ना जाइलम तक, उसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखो, फर्दर ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्टेम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज थ्रू द ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम, एग्जैक्टली सेम। अब ऊपर का सारा कहानी कौन सा होगा, वही वाला आ गया, कौन आपका, ट्रांसपिरेशन पुल, है ना। द चीफ सिंक्स ऑफ द मिनरल एलिमेंट्स आर द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। ये बता रहा है कि मेनली जो सारे मिनरल्स अभी अपटेक होकर ऊपर जा रहा है, उसका चीफ सिंक वो मेनली यूटिलाइज कहाँ होता है आपका, ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। जहां जहां पे प्लांट में ग्रोथ सबसे ज्यादा हो रहा होगा, वहीं पे किसकी जरूरत होगी सबसे ज्यादा, जल्दी बताओ, मिनरल्स की। तो ये पूछ लेता है कि प्लांट में चीफ सिंक कौन है। सिंक समझते हो ना, याद है ना, जहाँ पे मिनरल्स यूटिलाइज होगा उसको क्या बोलेंगे, सिंक। तो द चीफ सिंक फॉर द मिनरल एलिमेंट्स आर द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट सच एज द एपिकल एंड लैटरल मेरिस्टेम्स। क्योंकि उन सब जगहों पे क्या होता है, कंटिन्यूअस डिवीजन होते रहता है ना। तो एपिकल एंड लैटरल मेरिस्टेम्स, यंग लीफ वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, डेवलपिंग फ्लावर्स वहाँ पे भी ग्रोथ होगा, फ्रूट सीड एंड द स्टोरेज ऑर्गन्स, यह सब आपका चीफ सिंक है किसका, मिनरल आयन। क्लियर है। अनहोल्डिंग ऑफ मिनरल आयंस अकर्स एट द फाइन वेन एंडिंग्स थ्रू डिफ्यूजन। ये सारे लाइंस ना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ये सब लाइन फंसाने वाले हैं सारे। एक ही बात है, जब एक ही चीज़ है तो दोबारा क्यों लिख रहा है एनसीईआरटी, फंसाने के लिए आपको। तो यहाँ पे सारे लाइंस को आपको ध्यान देना होगा। देखो, अनलोडिंग, अनलोडिंग मतलब याद है ना, जब हम लेके जाते हैं, जैसे लीफ में सुक्रोज है, उसको हमें भेजना है क्या, फ्लोएम में। तो सुक्रोज लीफ से गया फ्लोएम में, तो उसको क्या बोलेंगे, अनलोडिंग, है ना। तो देखो, अनलोडिंग ऑफ मिनरल आयंस अकर्स एट द फाइन वेन एंडिंग्स। मतलब लीफ का जो वेन होता है ना, वहीं पे जाके सारा मिनरल्स निकलता है। आ रही बात समझ। मान लो अपटेक होकर ऊपर गया, अपटेक होकर कहाँ गया, स्टेम, स्टेम से कहाँ जाएगा, लीफ में जाएगा ना, जाएगा कि नहीं। तो लीफ का जो वेन्स होते हैं ना, वेन के एंड पे ही जाके आपका सारा मिनरल्स निकलता है, वहां से जहां जाना होगा चला जाता है।
तो अनलोडिंग जो होता है मिनरल्स का कहाँ होता है? लीफ वेन में, लीफ वेन में, ठीक है। हाँ, अकर्स एट द फाइन वेन एंडिंग्स थ्रू कौन सा प्रोसेस, देखो तो डिफ्यूजन। कौन सा प्रोसेस होगा? डिफ्यूजन। मतलब ये ट्रांसपोर्ट पैसिव होगा कि एक्टिव हो गया? जल्दी बताओ। पैसिव। तो लिख लो कहीं पे, अनलोडिंग ऑफ मिनरल एंड्स कैसा प्रोसेस है? पैसिव प्रोसेस है। अनलोडिंग ऑफ मिनरल एंड्स कैसा प्रोसेस है आपका? जल्दी बताओ। पैसिव प्रोसेस, है ना। Unloading of mineral ions occurs at the fine vein endings through diffusion and actively uptake by cells of zinc, है ना। और फिर जब ये अनलोड हो गया, देखो ना सिंपल सी बात है यार, सामान आ रहा है रूट ऑफ जाइलम से, है ना, जाइलम ऑफ रूट से, सामान आया स्टेम में, स्टेम से कहाँ है? लीफ में। तो अब सामान को अनलोड करना होगा ना, तभी तो दूसरे को देंगे। चलिए बताओ, बोलो। तो देखो यहाँ कैसे बताते हैं, ये देखो, यहाँ जाइलम ऑफ रूट है, रूट जाइलम है, ठीक है। रूट जाइलम से आया है कहाँ पे? स्टेम। स्टेम से कहाँ पहुंचा? लीफ। लीफ में कहाँ पहुंचेगा? अनलोडिंग होगा। ये सारा मिनरल्स ऐसे कैरी होके आ रहा है, मिनरल सारा आ रहा है, कहाँ पहुंच गया? लीफ वेन तक पहुंचेगा। लीफ वेन पे क्या हो गया जल्दी बताओ? अनलोड हो गया। अनलोड मतलब, और अनलोड किस प्रोसेस होगा जल्दी बताओ? डिफ्यूजन, है ना। हाँ, डिफ्यूजन से हुआ। अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से इसको कहाँ भेजना है? सिंक के पास भेजना है। कहाँ भेजना है अपन को? सिंक। सिंक मतलब जो इसको यूज करना चाहेगा। मान लेते हैं कि अब ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है। कौन है भाई? रूट एपिकल मेरिस्टेम। यह है आपका सूट एपिकल मेरिस्टेम, है ना। तो मान लेते हैं या लैटरल मेरिस्टेम। अब लैटरल मेरिस्टेम को क्या चाहिए भाई? मिनरल्स चाहिए। क्या चाहिए? मिनरल्स। अब यहाँ से ऐसे इसको ले लेगा, जल्दी बताओ। एक्टिव। कैसे ले लेगा? जल्दी बताओ। एक्टिवली। तो ये पूरे से लिखने से क्या समझ में आया आपको कि भाई अनलोडिंग, जो मिनरल्स आ रहा था वह लीफ वेन से बाहर निकलता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और फिर जब ये आ गया, अब अवेलेबल है, तो जिसको जिसको चाहिए वो लेगा इसको, है ना, खाने के लिए। तो जो सिंक है ये सब क्या हो गया इसके लिए? जल्दी बताओ क्या हो गया? सिंक। जो इस मिनरल्स का भी यूटिलाइज करेगा। तो सिंक में कैसे जाएगा ये? कैसे जाएगा जल्दी बताओ? एक्टिवली। सीधी बात। अनलोडिंग हो गया आपका कैसा? डिफ्यूजन मतलब पैसिव। और फिर जो सिंक में जाएगा वो कैसा हो गया आपका? एक्टिव। क्लियर है? क्लियर है सबको? जल्दी बताओ। हाँ, ये सब देखो लाइन फंसाने वाला है, पहले बता रहा हूँ, तो ढंग से इसको आपको याद करना होगा सबको, ठीक है। इन लाइंस को स्पेशल फोकस बता रहा हूँ ना, एनसीईआरटी में भी इनका जिक्र है, तो आपको बहुत अच्छे से देखना होगा, नहीं तो यहाँ पे गलती करके आओगे आप। सबसे दो तीन बातें जो मैं बताऊँ आपको, कि जितने भी आयंस है उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है, अपटेक होता है आयंस का सॉइल से, वह एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कुछ आयंस पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ आयन एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है, और कुछ को दोनों टाइप का एब्जॉर्प्शन करना पड़ता है, पैसिव प्लस एक्टिव, ठीक है। उसके बाद दूसरा लाइन क्या याद रखना आपको? जो चीफ सिंक होता है मिनरल एलिमेंट का, वो ग्रोइंग रीजन होता है प्लांट का, वो मेरिस्टेम हो सकता है, यंग फ्लावर हो सकता है, यंग फ्रूट हो सकता है, वह उसका चीफ सिंक होता है। जो सबसे मेन लाइन था यहाँ पे कि भाई जो आपका अपटेक है, अपटेक तो हो गया पैसिव एक्टिव या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अनलोडिंग आपका लीफ वेन के थ्रू होता है, थ्रू डिफ्यूजन मतलब पैसिव, और वहां से जब वो कहाँ जाता है जल्दी बताओ? सिंक में। सिंक में कैसे जाता हो? एक्टिवली। इन सब बातों को याद रखना है। चलो आगे देखते हैं। मिनरल आयंस आर फ्रिक्वेंटली रीमोबिलाइज्ड, ये भी पढ़ चुके हो आप, है ना, कि जैसे ही आपका कोई ओल्ड लीफ होता है, ओल्ड लीफ से सारे मिनरल आयंस रीमोबिलाइज वहां से मूव करके कहाँ चले जाते हैं? यंगर लीफ में, है ना, जाता है ना। ओल्ड पार्ट से कहाँ चला जाता है? यंग पार्ट में। और उन सारे एलिमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं जो ओल्ड से यंग में जाता है? मोबाइल एलिमेंट्स, है ना। और मोबाइल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी कहाँ दिखती है सबसे पहले? ओल्डर पार्ट्स में। हाँ, वही बात है यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनरल आंसर फ्रिक्वेंटली रीमोबिलाइज पर्टिकुलरली फ्रॉम ओल्डर सेंसेनिंग पार्ट्स, है ना। ओल्डर डाइंग लीव्स एक्सपोर्ट मच ऑफ देयर मिनरल कंटेंट टू द यंगर लीव्स। सिमिलरली बिफोर लीफ फॉल इन डेसिडुअस प्लांट्स, मिनरल्स आर रिमूव टू अदर पार्ट। सिंपल सी बात, देख लेता है कि अब उसका डेथ होने वाला है, लीफ या प्लांट के दूसरे पार्ट जो ओल्ड पार्ट होते हैं वह अपना सारा मिनरल्स मोबिलाइज कर देता है, और किसको प्रोवाइड कर देता है? यंग ग्रोइंग पार्ट्स को, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं सम एलिमेंट्स दैट आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स लाइक कैल्शियम आर नॉट डिमोबिलाइज्ड, बता दिया था कल ये, बताओ। अब आगे देखो, ये भी एनसीईआरटी के लाइन से आपके,
एन एनालिसिस ऑफ द जाइलम एक्जिडेट्स, एक्जिडेट्स बताया था ना, कटेशन और एक्जुडेशन आपने पढ़ रखा है, याद है? जब इंजर्ड पार्ट से कोई लिक्विड निकलता है, कुछ निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्जुडेशन, याद है ना? हाँ, तो एन एनालिसिस ऑफ द जाइलम एक्जुडेट्स shows that though some of the nitrogen travels as inorganic ions, much of it is carried in the organic form as amino acids and related compounds. यह बताने का ट्राई यह कर रहा है कि भाई जो जाइलम है वह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का भी कैरी आउट करता है और इनऑर्गेनिक का भी। पहले ऐसा माना जाता था कि जाइलम केवल इनऑर्गेनिक को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन अब क्या माना गया है कि जाइलम कैरीज बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। वही बता रहा है कि जो जाइलम है आपका देखा गया कि नाइट्रोजन को कैरी करता है, तो नाइट्रोजन, कुछ नाइट्रोजन को ये कैरी करता है इनऑर्गेनिक आयन के फॉर्म में, लेकिन मच ऑफ द नाइट्रोजन कैसे कैरी होता है आपका? ऑर्गेनिक फॉर्म में, एज कैसे? अमाइनो एसिड्स। आई बात समझ? मतलब ये क्या बताने का ट्राई कर रहा है कि नाइट्रोजन दो फॉर्म में आपका कैरी आउट होता है, नाइट्रोजन आयंस के फॉर्म में भी जो इनऑर्गेनिक हो गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक अमाइनो एसिड। ठीक है। सिमिलरली small amounts of phosphorus and sulfur are carried as organic compounds. In addition, a small amount of exchange of materials does take place between xylem and phloem. Conclusion क्या है? Hence, it is not that we can clearly make a distinction and say categorically that xylem transport only inorganic nutrients while phloem transports only organic materials as was traditionally believed. पहला ऐसे माना जाता था कि फ्लोएम बस किसको कैरी करता है, जल्दी बताओ? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, और जाइलम बस किसको कैरी करता है? इनऑर्गेनिक को। लेकिन ऐसा है नहीं, देखा गया कि जाइलम इनऑर्गेनिक फॉर्म में, ऑर्गेनिक फॉर्म में भी कैरी कर रहा है, प्लस ये भी देखा गया कि कुछ एक्सचेंज होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। तो जाइलम में अगर इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक किसको दे रहा हो, जल्दी बताओ? फ्लोएम को। तो फ्लोएम अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा माना जाता है कि जाइलम और फ्लोएम इनऑर्गेनिक को भी कैरी करता है और किसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है? चल आगे देखते हैं। चलो आगे देखो। सॉयल एज अ रिजर्वॉयर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, आप जानते ही हो कि जितने भी चाहिए, जो सारा का सारा मिनरल्स है लगभग कहाँ प्रेजेंट है? सॉयल के अंदर है। वही बोल रहा है, रिजर्वॉयर मतलब होता है खजाना, जहाँ पे सब कुछ जमा होता है। मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स that are essential for the growth and development of plants become available to the roots due to weathering and breakdown of rocks. आप जानते हो ना, रॉक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस सल्फर ये सब होता है, पता है कि नहीं? वहीं रॉक जब वेदरिंग होता है तो वेदरिंग होने के बाद ही क्या बनता है आपका? सॉयल बनता है। मतलब सॉयल के अंदर ही सारा मिनरल्स क्या होता है आपका? जमा होता है। ठीक है। These processes enrich the soil with dissolved iron and inorganic salt. Since they are derived from the rock minerals, their role in plant nutrition is referred to as mineral nutrition. क्योंकि ये सारे जो मिनरल्स रॉक के अंदर है, रॉक का वेदरिंग हुआ, रॉक का वेदरिंग होने से, वेदरिंग समझते हो ना, रॉक छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है और वही रॉक धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉयल में कन्वर्ट हो जाता है। तो पक्की बात है कि रॉक में जो भी मिनरल्स थे वो भी कहाँ आके जमा हो गया आपका? सॉयल के अंदर। और वहीं उसी सॉइल से सारा न्यूट्रिशन कौन लेता है? प्लांट लेता है। इसीलिए इसको हम मिनरल न्यूट्रिशन बोलते हैं चैप्टर को। क्लियर है? बोलो। चलो आगे देखो। आगे देखो बेटा। Soil consists of a wide variety of substances. Thus, soil plays several roles. ये बात आप पहले से जानते हो। Soil is a reservoir of water, है कि नहीं? पानी वहीं पे है, पानी की जरूरत है इसको, है ना? आगे देखो। Soil supplies minerals and harbors nitrogen fixing bacteria. Soil के अंदर पानी भी है, soil के अंदर ही minerals भी है, और soil के अंदर ही बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी है कि नहीं? चलिए बताओ। तो सॉइल के लिए क्या, जो प्लांट के लिए क्या फिक्स करके देते हैं? नाइट्रोजन। ठीक है। उसके बाद सॉइल सप्लाइज एयर टू द रूट्स। पक्की बात है, सॉइल के अंदर पानी है, पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व है, तो एयर भी देता है कि नहीं है रूट को? जल्दी बताओ। आगे सॉइल एक्ट्स एज अ मैट्रिक्स दैट स्टेबलाइजेज द प्लांट, है ना? सॉइल ही वह मैट्रिक्स है जो प्लांट को पूरी तरह से स्टेबल करके रखता है, होल्ड करके रखता है कि नहीं? बोलो। हाँ,
ये सब रोल है किसका? आपका सॉइल का। आगे देखो, इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड हैबिटेट है ना, सॉइल इज द साइट फॉर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन जानते हो ना, जितने भी पेड़ पौधे, हाँ, जितने भी पेड़ पौधे के पत्ते गिर जाते हैं या कोई प्लांट का डेथ हो गया, एनिमल का डेथ हो गया, तो सब जमीन पे ही जाता है कि नहीं जाता है? जल्दी बताओ, बोलो। और जमीन पे जाने पे उसके उसके ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया, फंजाई, वो सब उसको डिकम्पोज मतलब सड़ा गला के पूरा फिर से क्या बना देता है? ह्यूमस, मिट्टी बना देता है ना। आप कभी फॉरेस्ट में जाना, फॉरेस्ट में जाओगे या किसी गार्डन में जाओगे, बहुत सारा पत्ता गिरा रहता है, लेकिन धीरे धीरे देखोगे कि पत्ता पूरा ब्लैक कलर का हो गया, छोटा छोटा हो गया, मिट्टी जैसा हो गया कि नहीं हो? देखा है? तो इसका मतलब क्या हो? वहां पे डिकम्पोजिशन हो गया उसका। तो वही बोल रहा है कि सॉइल इज द साइट फॉर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस टू रिसाइकल मिनरल्स फ्रॉम डेट्राइटस। अब डेट्राइटस क्या है? जितने भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, उसको डेट्राइटस बोलते हैं। अब बोलोगे सर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मतलब? डेट्राइटस क्या है आपका? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। बायोमोलिक्यूल्स पढ़ चुके हो ना? आपको याद है लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा कौन मटेरियल है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक है ना। तो जब भी प्लांट का कोई पत्ता है गिरा, या उसका फ्रूट गिरा, या प्लांट खुद गिर गया, एक एनिमल का डेथ हुआ, एनिमल का कोई पार्ट टूट के गिरा, तो इसमें से क्या मटेरियल निकलेगा सबसे ज्यादा सॉइल में? ऑर्गेनिक मटेरियल, है ना। तो उसी, जो भी सड़ा गला चीज गिरता है ना, पत्ता गिर गया, फ्रूट गिर गया, या एनिमल का डेथ होके वो जमीन पे गिर गया, उन सबको मिला के अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डेट्राइटस, है ना। तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड डेट्राइटस। और इसी डेट्राइटस पे काम करता है कौन आपका? फंगस, बैक्टीरिया, जो क्या क्या कहलाता है? डिकम्पोजर्स, है ना। मतलब ये जो फंगस है, बैक्टीरिया है ना, इस डेट्राइटस को ब्रेक करता है, और ब्रेक करेगा तो हमारे अंदर ऑर्गेनिक मिनरल्स है कि नहीं है? जल्दी बताओ। उन सारे मिनरल्स को फिर से ब्रेक कर करके कहाँ मिला देता है? मिट्टी में। और मिट्टी से फिर वो मिनरल कौन लेगा? प्लांट लेगा। और ये रिसाइकलिंग होता रहेगा हमेशा। आई बात समझ? बोलो। हाँ। Since deficiency of essential minerals affect the crop yield, there is often a need for supplying them through fertilizers. Both macronutrients and micronutrients from form components of fertilizers and are applied as per need. आप जानते हो, जब बार बार प्लांट को यूज करते करते सॉइल का क्या होता है? आपका जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो जाता है। उस मिनरल्स को तो प्लांट को देने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? फिर से फर्टिलाइजर का। और फर्टिलाइजर में दोनों चीज होता है, हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को भी डालते हैं और किसको डालते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट को भी, एज पर द नीड ऑफ द प्लांट। क्लियर है? ये सब कहानी ही चल रहा है, ठीक है। चलो, अब आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का शुरू हो गया, मेटाबॉलिज्म ऑफ क्या? नाइट्रोजन। ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या है? मतलब यह है, आप जानते हो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पाया जाता है किस फॉर्म में? N2 के फॉर्म में, है ना, N2 के फॉर्म में। और N के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। N2 में कौन सा बॉन्ड होता है आपका? ट्रिपल बॉन्ड, है ना। अब देखो, प्लांट ना नाइट्रोजन को N2 के फॉर्म में कभी भी यूटिलाइज कर ही नहीं सकता है। इस N2 को, प्लांट को अगर यूज करना है, तो हमें पहले इस N2 को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा? नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो वही टॉपिक हमें पढ़ना है, नाइट्रोजन का कैसे मेटाबॉलिज्म होता है। अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्रेविलेंट एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। हमारे अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है ही, लेकिन इसके अलावा नाइट्रोजन भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है किसके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। अब देखो, नाइट्रोजन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन है कि नहीं है? अमाइड्स में नाइट्रोजन है, न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन है, एंजाइम्स, प्रोटीन, हार्मोन, क्लोरोफिल एंड मेनी ऑफ वाइटामिन, सब का कंपोनेंट है कौन आपका? जल्दी बताओ। नाइट्रोजन। इन सब में नाइट्रोजन देखने को मिलता है। क्लियर है? अब देखो, नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम्स बिकॉज प्लांट compete with microbes for the limited nitrogen that is available in soil। आप जानते हो नाइट्रोजन मेनली कहाँ प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर में कि सॉइल में? एटमॉस्फेयर में है। नाइट्रोजन 78% कहाँ प्रेजेंट है बेटा? एटमॉस्फेयर में। सॉइल में बहुत लिमिटेड नाइट्रोजन होता है। अब देखो, सॉइल के अंदर प्लांट का भी रूट है, और सॉइल में बहुत सारे माइक्रोब्स भी है। दोनों को चाहिए क्या? नाइट्रोजन सर्वाइव करने के लिए। तो कंपटीशन होगा कि नहीं प्लांट और माइक्रोब्स के बीच में नाइट्रोजन के लिए? जल्दी बताओ।
इसीलिए हम बोलते हैं नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम्स, है ना, बिकॉज प्लांट्स compete विथ माइक्रोब्स फॉर द लिमिटेड नाइट्रोजन दैट इज अवेलेबल इन सॉइल। लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, पढ़ा होगा तुमने। लिमिटिंग न्यूट्रिएंट समझते हो किसका किसको बोलते हैं? लिमिटिंग मतलब कि मान लो आपके कल्चर में सब कुछ है, लिमिटिंग का मतलब समझ लो, ये बहुत बार आता है, इसलिए लिमिटिंग का मतलब समझो सबसे पहले क्या होता है। लिमिटिंग का मतलब होता है, देखो, एक प्लांट हमने यहाँ पे मान लो डाल दिया, यहाँ पे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सिलिकॉन है, सब कुछ है मान लो, ठीक है। फॉस्फोरस अभी भी यहाँ पे पूरा बेहतरीन है, सिलिकॉन भी है ना, सल्फर भी है, पोटेशियम भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, मैग्नीज भी है, सब है, एकदम भर भर के है सब। नाइट्रोजन भी शुरू में भर भर के था, लेकिन सबसे ज़्यादा प्लांट किसको यूटिलाइज करता है? नाइट्रोजन को ही ना, चलिए बताओ, है ना। तो देखो धीरे धीरे नाइट्रोजन मान लो पूरा यूज हो गया, यूज होकर इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो गया, तो सब कुछ रहेगा इस बीकर में, फिर भी ये प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा, है ना। सब कुछ होते हुए क्या होगा, आपका प्लांट का ग्रोथ रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोलेंगे नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग लिमिटिंग फैक्टर। नाइट्रोजन क्या हो गया इसके लिए? लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग मतलब वह फैक्टर जिसका कॉन्सेंट्रेशन होना ही चाहिए अगर किसी को सरवाइव करना है, तो बाकी सब भर दो आप, है ना, सारा न्यूट्रिएंट है, लेकिन वह न्यूट्रिएंट जो सबसे मिनिमम क्वांटिटी में होता है ना, उसी को अपन लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं। आई बात समझ? जल्दी बताओ। out of all the nutrients out of all the nutrients, the nutrient which is present in least quantity is called limiting factor। आई बात समझ, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे सब कुछ दे दिया आपने, लेकिन नाइट्रोजन जिसका अमाउंट सबसे, जिसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम हो, अब बोलोगे सर कम हो गया तो लिमिटिंग कैसे हो गया? कम कैसे हो गया? सब कुछ था, मतलब सबका यूटिलाइज प्लांट कम किया, और जो कम हो गया इसका मतलब उसका यूटिलाइज प्लांट क्या किया? जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा किया, मतलब प्लांट को सबसे ज्यादा ग्रो करने के लिए वही न्यूट्रिएंट चाहिए, इसीलिए वैसा न्यूट्रिएंट जिसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम हो जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन? जल्दी बताओ। लिमिटिंग फैक्टर। मतलब यही प्लांट के ग्रोथ को लिमिट कर देता है। ठीक है, क्लियर है? जल्दी बताओ। हाँ, तो इसीलिए नाइट्रोजन एक लिमिटिंग फैक्टर है, किसके लिए? बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम के लिए, मतलब प्लांट और माइक्रोब्स दोनों compete करते हैं जो सॉइल में आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज टू नाइट्रोजन एटम्स ज्वाइंड बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ये आप पहले से जानते हो। आगे देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, है ना। अब नाइट्रोजन साइकिल अपन पढ़ने वाले हैं। देखो तो तीन टर्म देखना है इसमें। एक पढ़ेंगे अपन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करना है? जल्दी बताओ। अमोनिया में। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। और एक ऐसा प्रोसेस आपका रिडक्शन वाला प्रोसेस, ठीक है ना। और प्लस यह बायोलॉजिकल एज वेल एज अबायोलॉजिकल, मतलब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना, अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके भी करवा सकते हैं, या कहाँ, इंडस्ट्री में भी करवा सकते हैं। पढ़ा है ना हैबर्स प्रोसेस? हैबर्स प्रोसेस पढ़ा है? हाँ, तो कहाँ करवाते हैं? लैब में करवाते कि नहीं हो? तो उसको बायोलॉजिकल बोले कि अबायोलॉजिकल बोले? अबायोलॉजिकल। इसलिए बोल रहा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स conversion of nitrogen into ammonia. It is a reductive process and it might be done or it might be carried with the help of biological as well as biological means। क्लियर है? दूसरा जो प्रोसेस पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल में अपन, नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया को किस में कन्वर्ट किया हमने? देखो तो नाइट्रेट, इसमें नाइट्रेट। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। यह कैसा प्रोसेस है? देखो तो ऑक्सीडेशन। अरे देख के लग रहा है एच हट रहा है, ओ ऐड हो रहा है, तो कैसा प्रोसेस होगा? ऑक्सीडेशन। और यह हमेशा कैसा प्रोसेस है आपका? बायोलॉजिकल ओनली। मीन्स नाइट्रिफिकेशन इज कैरीड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर है? अगला कौन सा प्रोसेस देखो तो, अमोनिफिकेशन। प्रोटीन से जब क्या बनाएंगे अपन? जल्दी बताओ। अमोनिया, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? अमोनिफिकेशन। और इसमें क्या करते हैं अपन? हाइड्रोलिसिस। ये भी कैसा प्रोसेस है आपका? ये भी कैसा प्रोसेस है आपका? बायोलॉजिकल। और लास्ट क्या आपका? डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट से फिर से बैक टू क्या? अमोनिया। नाइट्रेट से क्या बनाना है अपन को? जल्दी बताओ। अमोनिया, तो इसको क्या बोलेंगे? डीनाइट्रेट। नाम ही से बता रहा डी, है ना। नाइट्रिफिकेशन क्या था? नाइट्रेट बनाना, है ना। और नाइट्रेट से फिर से नाइट्रोजन बनाना, दैट इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। अब देखो
अमोनिफिकेशन को कभी कभी ये भी बोल देता है। इस दोनों में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, किसमें? नाइट्रोजन फिक्सेशन में और अमोनिफिकेशन में। तो याद रखना, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना, या इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? जल्दी बताओ। अमोनिया में। और अमोनिफिकेशन में किसको करते हैं अपन? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं किसमें? ऑर्गेनिक किसमें? अमोनिया में। आई बात समझ? तो याद रखना, नाइट्रोजन फिक्सेशन में अपन इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में, और अमोनिफिकेशन में अपन क्या? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं किसमें? अमोनिया में। ठीक है, ये चार प्रोसेस आपका पूरा साइकिल का पार्ट है। किसके साइकिल का? नाइट्रोजन साइकिल का। ये चारों को हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ लिख भी दिया है मैंने। नाइट्रिफिकेशन में इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को NH है ना, दिख रहा है ना आपको? इनऑर्गेनिक NH3 को हम कन्वर्ट करें अमोनिया को इसमें, या तो नाइट्रेट या नाइट्राइट। अमोनिफिकेशन क्या है? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? जल्दी बताओ। अमोनिया में। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन में पढ़ा ना आपने यहाँ पे? अमोनिया को किस में कन्वर्ट करना है? नाइट्रेट। लेकिन एक सीरीज होता है इसका, नाइट्रेट या नाइट्राइट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन फाइनली किस में पहुंचना हमें? नाइट्रेट पे। आगे देखो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ने पूरा साइकिल आपको दिखा रहा है। देखो आप, कितना आसान है समझना। ढंग से देखो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना, उसका हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है। पहले क्या करना है हमें? जल्दी बताओ। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होगा? देखो, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, दूसरा कैसा हो सकता है आपका? अबायोलॉजिकल। तो देखो, ये देखो, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये हो गया आपका। अबायोलॉजिकल मतलब इंडस्ट्री में कर रहे हैं अपन। तो क्या बना लिया हमने? N2 से क्या बना लिया? जल्दी बताओ। NH3। क्या बना लिया? बोलो। NH3। अब देखो, NH3 से क्या बना लिया हमने? जल्दी बताओ। नाइट्राइट। नाइट्राइट से क्या बना लिया? नाइट्रेट। नाइट्राइट से क्या बना लिया? जल्दी बताओ। नाइट्रेट। अभी आपने सब प्रोसेस देखा था, देखो। तो हमने पहले N2 को कन्वर्ट कर लिया अमोनिया में। अमोनिया को कन्वर्ट किस में कर रहा है? पहले नाइट्राइट, फिर फाइनली किस में? नाइट्रेट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? नाइट्रिफिकेशन। देखो ना, सब ऐड करते जाओ ना। पहला प्रोसेस है आपका, इसको लिखने दो मेरे को। पहला प्रोसेस आपका N2 से अमोनिया बनाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो बायोलॉजिकल भी हो सकता है और इंडस्ट्रियल भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखो, उसके बाद हमने क्या किया? अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया किसमें? नाइट्राइट। नाइट्राइट को कन्वर्ट कर दिया किसमें? जल्दी बताओ। नाइट्रेट। दिख रहा है? जल्दी बताओ। नाइट्रेट। अब देखो ये कैसे हुआ, ये नाइट्रेट कैसे कैसे बन सकता है, इसका प्रोसेस देखो। सबसे पहले कैसे बनेगा? इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और दूसरा क्या बोला आपका यहाँ पे? यहाँ समझो, नाइट्रेट कैसे बना। नाइट्रेट बनाने का प्रोसेस देखो, पहले सारा को कोरिलेट करो ताकि तुम लोग एक नाइट्रेट देखो। यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं? नाइट्रेट। ऐसा प्रोसेस है देखो, तो वहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, चलो नाइट्रेट बन गया। नाइट्रेट कौन लेगा? कौन लेगा? जल्दी बताओ। प्लांट लेगा कि नहीं? नाइट्रेट कहाँ आ गया आपका? अपटेक करके कहाँ आ गया? जल्दी बताओ। प्लांट में, क्योंकि ये सारा काम कहाँ चल रहा है? सॉइल के ऊपर। कहाँ चल रहा है आपका? सॉइल में काम चल रहा है। वहां से ले लिया कौन आपका? प्लांट। प्लांट बायोमास है ना। प्लांट को कौन खाएगा? जल्दी बताओ। एनिमल खाएगा कि नहीं? खाएगा ना। अब देखो, प्लांट को जरूरी थोड़ी है कि सारा एनिमल खा जाए। प्लांट का कुछ पार्ट गिर भी तो सकता है। मान लो एक लीफ टूट के गिर गया, वह लीफ से भी क्या निकलेगा आपका? डिकेइंग बायोमास। और एनिमल भी जब मरेगा तो क्या निकलेगा उससे? डिकेइंग बायोमास। निकलेगा कि नहीं? जल्दी बताओ। बहुत आसान है सर। पहले हमने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर लिया, क्या बना लिया? जल्दी बताओ। नाइट्रेट है ना। पहले N से N2 से बन गया NH3, NH3 से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट। नाइट्रेट को कौन लेता है? प्लांट। प्लांट में आया। अब प्लांट में दो तरीका हो सकता है। ये मान लो प्लांट है, ये प्लांट है, तो दो तरीका हो सकता है। इस प्लांट को या तो कौन खाएगा? एनिमल। या तो इस प्लांट का कोई पार्ट गिर के, पार्ट टूट के सीधे सीधे क्या बनाएगा? कहाँ जाएगा? सॉइल के ऊपर। दोनों काम हो सकता है ना, तो वही दिखा रहा है। इस प्लांट को खाया एनिमल, या तो इस प्लांट से सीधा सीधा कुछ पत्ता वत्ता गिरा, जो भी आपका। अब देखो क्या होगा, प्लांट का जो सरा गला पत्ता गिरा उसको भी क्या बोलेंगे? डिकेइंग बायोमास। एनिमल का भी डेथ हुआ तो भी क्या बनाएगा? डिकेइंग बायोमास बनाएगा कि नहीं? डिकेइंग मतलब क्या? बायोमास मतलब हमारे अंदर का जो कंटेंट होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर का जो कंटेंट है उसको बोलते हैं बायोमास, है ना। तो प्लांट का पत्ता भी गिरेगा सॉइल के ऊपर तो भी सरा सरे गलेगा वहां पे, तो डिकेइंग बायोमास बोलेंगे। इस एनिमल का डेथ भी होगा तो इसका भी बायोमास क्या कहलाएगा? जल्दी बताओ। डिकेइंग बायोमास आएगा ना, जल्दी बोलो।
अब देखो, अब इसका क्या हो गया, डिकेइंग बायोमास, और इधर आ गया आपका, अब डिकेइंग बायोमास का क्या हो गया जल्दी बताओ, अमोनिफिकेशन। क्यों बोला था मैंने ऑर्गेनिक, अमोनिफिकेशन क्या था, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना, बोला था क्या। ऑर्गेनिक को देखो ना यहाँ लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करना, अमोनिया में। देखो तो ये प्लांट के बॉडी से निकला है और एनिमल के बॉडी से निकला है, तो हमारे बॉडी से जो भी निकलेगा ऑर्गेनिक होगा कि इनऑर्गेनिक होगा, इसलिए तो अभी तो बताया था, अभी तो बताया था कि ऑर्गेनिक निकलेगा। इस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को अमोनिफिकेशन करके किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, इसमें कन्वर्ट कर दिया, अमोनिया में। ठीक है, अब ये अमोनिया से फिर से वही साइकिल चलते रहेगा, अमोनिया से क्या बनेगा आपका, नाइट्राइट, नाइट्राइट से क्या बनेगा, नाइट्रेट। कभी कभी क्या हो गया, अब एटमोस्फेयर में हमें फिर से नाइट्रोजन भी तो रिलीज करना है, तो देखो यह नाइट्रेट की नाइट्रिफिकेशन करके फिर से क्या बना सकता है आपका, जल्दी बताओ, N2। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन। पूरा यह समझ में आया, पहले बताओ आपको, फिर से जल्दी जल्दी, 1 मिनट में, 1 मिनट में। एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स होके क्या बना है आपका, अमोनिया। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अमोनिया से क्या बना आपका, नाइट्राइट, नाइट्राइट से क्या बना, नाइट्रेट। ये सब काम कहाँ हो रहा है आपके, कहाँ हो रहा है, सॉइल में। अब देखो, सॉइल से इस नाइट्रेट को कौन लेगा आपका, जल्दी बताओ, प्लांट। प्लांट, प्लांट या तो प्लांट का कोई पार्ट टूटेगा तो भी बनाएगा डिकेइंग मास, और ये प्लांट को कौन खाएगा, एनिमल। एनिमल में आ गया वो चीज, एनिमल भी मरेगा तो भी क्या बनाएगा, डिकेइंग मास। अब डिकेइंग डिकेइंग मास का क्या होगा, अमोनिफिकेशन, फिर से क्या बन गया आपका, अमोनिया। अब इसी में से कुछ नाइट्रेट आपका फिर से क्या वापस क्या बना लेगा, N2। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन। क्लियर है, बोलो। तो ये तो बता ही दिया मैंने, अब कल हम यहाँ पे इसी चीज को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि सारा कन्वर्जन हो कैसे रहा है। क्लियर है, ठीक है। और फिर ये टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, और फिर ये टॉपिक हमारा कल खत्म हो जाए, कल लास्ट है, ठीक है, बोलो। चलो ठीक, चलो ठीक है, बाय बाय। और एनसीईआरटी को रिवीजन किया करो, सुनो सब लोग, एनसीईआरटी को रिवाइज करो अच्छे से, इतना पढ़ाई हो जाए ना। ये सब टाइम होता है कि साथ में आपकी ये ड्यूटी है, घर पे आप एनसीईआरटी करो, क्लास में होते तो क्लास में तो करवा देता हूँ 15 मिनट में लास्ट में, लेकिन अभी ऑनलाइन है, आप घर पे इसको एक एक लाइन को अंडरलाइन किया करो जो टॉपिक चल रहा है आपका, ठीक है। दूसरी बात, सिलेबस क्या रहेगा इस बारे में बताओ, बोलो। चलो पहले लेक्चर एंड करते हैं यहाँ पे, रिकॉर्डिंग फिर आपको बता, इसको आप रिवीजन करोगे सब लोग अच्छे से इस चैप्टर को, एनसीईआरटी को एक एक लाइन को।